आकाश की ट्रेन रुकी तो वो एक स्टेशन पर पानी लेने के लिए नीचे उतरा। स्टेशन बहुत सुनसान है, लगता है बहुत छोटा स्टेशन है। यहाँ पानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ ढूंढूं? एक काम करता हूँ, वापस ट्रेन में ही चला जाता हूँ। यहाँ ज्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे छोड़ो, कौन हो तुम? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, कोई है? आकाश चिल्लाता रहा पर किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। ट्रेन अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ गई। आकाश की आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी थी और आकाश को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। कुछ देर बाद आकाश को एक बड़ी सी हवेली में ले जाया जाता है और उसकी आंखों पर से पट्टी खोल दी जाती है। आकाश देखता है उसके आसपास बड़े बड़े बदमाश गुंडे बंदूक लेकर खड़े हैं और सामने कुर्सी पर एक बड़ी उम्र का हट्टा कट्टा आदमी बैठा है। कौन हो तुम? कौन हो आप सब? और मुझे यहाँ इस तरह ऐसे पकड़ कर क्यों लाए हो? अरे तेरा बैंड बजवाने लाए हैं। लाखन, अपने होने वाले जीजा जी पर ऐसे हंसते हैं? ये तेरी बहन का होने वाला पति है, इसे इज्जत दो। ये आप सब क्या बातें कर रहे हो? मैं और किसका पति? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। आप सब हैं कौन? मुझे पहले ये बताइए। आकाश इससे पहले कि कुछ और कहता, लाल जोड़े में एक दुल्हन के रूप में सजी हुई लड़की बाहर हॉल में आती है। लड़की देखने में बहुत मोटी थी। कलावती, आकांक्षा बेटी को मंडप में बैठा दो, दूल्हे राजा को तैयार करने के लिए हम भेज रहे हैं। ये क्या जबरदस्ती है? मैं कोई शादी नहीं करूंगा। अरे ऐसे थोड़ी होती है, मैं आप सबको जानता तक नहीं। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। बापूजी, ये खून खराबा करना जरूरी है क्या? ऐसे किसी के साथ मेरी शादी, वो भी जबरदस्ती? कलावती, इसे समझा, इसके वजन और मोटेपन के कारण इसे अभी तक किसी ने भी पसंद नहीं किया है। एक तो हम जबरदस्ती इसकी शादी इस लड़के से करवा रहे हैं और ये हमें ही भाषण देने में लगी हुई है। अरे इसको बोलो चुपचाप मंडप में बैठे। आकांक्षा बिटिया, तेरे बापू गुस्से में आ जाएंगे। वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर ले। आकाश मजबूर था, वो उस समय कुछ नहीं कर सकता था, वो फंस चुका था। उसे मजबूरन तैयार होकर आकांक्षा के साथ शादी के मंडप में बैठना पड़ा। कुछ देर बाद पंडित ने मंत्र पढ़े और आकांक्षा के साथ आकाश की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ देर पहले जो पिता और भाई गुस्से में बंदूकें दिखा रहे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। बेटा, हमें माफ कर दो, हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हमारी बेटी आकांक्षा बहुत मोटी है, इसके लिए इस गांव में कोई लड़का नहीं मिल रहा था। सब इसके मोटापे को देखकर शादी के लिए मना कर देते थे। बेटा, हम बहुत तंग आ चुके थे और हमारे पास कोई और चारा नहीं था। अब तुम हमारी बेटी के पति बन चुके हो, उसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को खुशी खुशी तुम्हारे साथ विदा करें। ये आप लोगों की अच्छी जबरदस्ती है। पहले जबरदस्ती मेरे से अपनी बेटी की शादी करवा दी और अब बोल रहे हैं कि मैं उसे विदा करवा कर ले जाऊं। यही है आप सबकी इंसानियत है? आपको अपनी बेटी के लिए अगर कोई दुल्हा नहीं मिला तो आपने मुझे फंसा लिया, मेरा ही बैंड बजवा दिया। बेटा, हमारी आकांक्षा बहुत अच्छी है, बस इसका कसूर इतना है कि ये मोटी है। मेरी मोटी बेटी को स्वीकार कर लो बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी संवार दो। अगले कुछ दिन आकाश आकांक्षा के घर पर ही रुका, पर वो आकांक्षा से बात नहीं करता था। वो बिल्कुल चुप रहता था। आकांक्षा उससे कई बार बात करने की कोशिश करती थी, पर आकाश गुस्से में था। मन ही मन वो ऐसी योजना बना रहा था जिससे वो आकांक्षा से पीछा छुड़ा सके। और अगले ही दिन वो तैयार हो गया और आकांक्षा को साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। आकांक्षा बहुत खुश थी कि आकाश ने उसे अपनी पत्नी मान लिया और अपने साथ शहर ले जाने के लिए राजी हो गया। आकांक्षा ससुराल के लिए विदा होती है, पर आकाश ने सोच लिया था कि वो आकांक्षा को किसी स्टेशन पर छोड़ देगा और खुद शहर जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। मेरे पास यही मौका है, मैं अगले स्टेशन पर आकांक्षा को छोड़ दूंगा और खुद वापस चला जाऊंगा और जाते ही पुलिस को सारी बात बता दूंगा। अब मुझे पुलिस ही बचा सकती है। हाँ, यही ठीक रहेगा। जब मैं इसे दिखाई नहीं दूंगा तो ये अपने घर वापस चली जाएगी। अगला स्टेशन आने वाला था। आकाश इसी तैयारी में था कि वो किसी बहाने से आकांक्षा को अगले स्टेशन पर छोड़े। आकांक्षा, वो जो अगला स्टेशन आने वाला है ना, वहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं सोच रहा था कि हमें एक बार वहाँ दर्शन के लिए चलना चाहिए। हम फिर अगली ट्रेन पकड़ के शहर चले जाएंगे। पता नहीं दोबारा यहाँ कब आना हो। मैं चाहता हूँ हम दोनों वहाँ दर्शन करें। आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं? मैं सचमुच बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप मिले हो। मेरे बापू और भाई सबने आपके साथ कितना गलत किया, जबरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करवाई, फिर भी आपने सबको माफ कर दिया। आज मुझे अपने साथ मंदिर में दर्शन के लिए कह रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अभी आकाश और आकांक्षा बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लड़के उनकी सीट के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं
और आकांक्षा को मोटी कहकर बुलाने लगते हैं। ए भाई कितनी मोटी है, हैं? देख तो लगता है नई नई शादी हुई है मोटी की। ए भाई लड़का तो देखने में कितना सही है यार, हैं? पर इसने इस मोटी में आखिर क्या देखा यार जो इससे शादी कर ली यार। ए भाई तो मैं सोच रहा हूँ यार, इतनी मोटी लड़की से तो हम कभी ना शादी करें भैया। कुछ देर तक तो आकाश उनकी बातें सुनता रहा, फिर उससे सहन नहीं हुआ और उसने एक जोरदार घूंसा एक लड़के के मुंह पर लगाया। ये देखकर आसपास के और लड़के आकाश को पकड़कर मारने लगे और आकांक्षा घबरा गई। तभी आकांक्षा आकाश को बचाने लगती है तो एक लड़का आकांक्षा को धक्का देता है। आकांक्षा को चोट लग जाती है। आकाश के भी हाथ से खून बह रहा था। गुंडे ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया था। इतनी देर में लोगों ने टीटी को खबर कर दी थी। अगला स्टेशन आया तो पुलिस ने उन बदमाशों को पकड़ लिया। आकांक्षा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर आपके हाथ से खून बह रहा है। आकांक्षा की आंखों में आंसू थे। आकांक्षा आकाश के सीने से लग जाती है। आकाश को भी उस समय आकांक्षा के लिए प्यार महसूस हुआ। दोनों को एक दूसरे के लिए दर्द महसूस हुआ। आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की थी, बस गलती यही थी कि उसकी शादी आकाश से जबरदस्ती कराई गई। सुनिए, वो स्टेशन तो पीछे ही रह गया। अब हम उस मंदिर में दर्शन के लिए कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम्हारे माँ बापू से मिलने जाएंगे तब हम मंदिर हो आएंगे, ठीक है? वैसे भी बहुत दिनों से माँ इंतजार कर रही होगी। हमें घर चलना चाहिए आकांक्षा। आकांक्षा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार आकाश ने उसे अपनी पत्नी मान ही लिया और फिर कुछ घंटे के सफर के बाद आकाश आकांक्षा को लेकर अपने घर पहुंचता है। वो अपनी माँ को कुछ सच नहीं बताता। वो तो बस इतना ही कहता है कि किस्मत ने ही आकांक्षा को उसकी पत्नी बनाया है। भावना अपनी माँ यशोदा के साथ मिलकर एक बुटीक चलाती थी। भावना जब छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने सिलाई का काम करके भावना को पाल पोस कर बड़ा किया। अब भावना भी अपनी माँ की तरह ही बहुत अच्छी सिलाई करती थी। भावना, मेरा सलवार कुर्ता तैयार हो गया ना? मुझे शाम को फंक्शन में जाना है। आंटी जी, सूट पूरा रेडी है, बस डिजाइनर बटन लगाने बाकी हैं। मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगी। आप सलवार में डिजाइन डोरी बोल रहे थे ना, वो दुकान पर खत्म हो गई है, इसलिए माँ बाजार से लेने गई है। जैसे ही वो लाएंगी मैं आपका सूट तैयार कर दूंगी। वो लीजिए, माँ आई गई। अरे सुमन बहन जी, सूट जल्दी करवा दो, शाम का फंक्शन है। चिंता मत करो रेखा बहन जी, मैं सामान ले आई हूँ, बस लगाना रह गया है। मैं आपको आधे घंटे में फोन कर दूंगी। माँ, तुम पहले रोटी खा लो, इतनी देर से बाजार में घूम रही हो। लाओ बटन और डोरी मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, अभी बाजार में पता है कौन मिला था? कौन मिला था माँ? अरे तुम्हारे पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी पत्नी मिली थी। सुमित्रा देवी नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी बेटी तुम्हारे बराबर की है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए आ गए तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आज मिली तो बता रही थी उनकी बेटी की शादी आ रही है। मैंने भी उन्हें बताया कि हम बुटीक चलाते हैं, तो खुश हुई सुनकर। बोल रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े सूट सिलवाने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे जाना, अच्छे से तैयार कर देंगे हम लोग। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ। वैसे वो कब आएंगे? वो कल आएंगी अपनी बेटी के साथ सूट देने के लिए। अगले दिन सुमित्रा देवी अपनी बेटी मधु के साथ शादी के सूट देने के लिए आ जाती हैं। ये मेरी बेटी मधु है, इसी की शादी है। अच्छा, चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का बहुत बढ़िया सूट तैयार करेंगे। भावना बहुत ही अच्छे डिजाइनर सूट तैयार करती है। आओ मधु, मैं तुम्हारा नाप ले लेती हूँ। जल्दी लेना, मुझे काम से जाना है। इसका मतलब तुम मुझे घर नहीं छोड़ोगी? मैं यहाँ से फिर अकेली घर जाऊँ? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। एक काम करो, आप ऑटो या कैब बुक कर लेना। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हो गया, मैं जाऊँ? हाँ, मैंने नाप ले लिया है। मधु वहाँ से चली जाती है। इसे पता है कि मुझे ये ऑटो और कैब बुक करने नहीं आते, फिर भी बार बार वही गलती करती है। शादी सर पर है और इसे घूमने से ही फुर्सत नहीं है, कहीं भी निकल जाती है। कौन समझाए, बिल्कुल नहीं सुनती। इसके पापा से कुछ कहूँ तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मायके में ऐश करने दो। आंटी जी, मैं आपकी कैब बुक कर देती हूँ। सुमित्रा जी, कैब आने में अभी टाइम है, मैं सामने की दुकान से चाय मंगवा लेती हूँ, थोड़ी चाय पी लेना। भावना कैब बुक कर देती है। सुमित्रा देवी चली जाती हैं। तुम गुलशन की वाइफ से कपड़े सिलवा रही हो? अच्छा, उन्होंने बुटीक खोला हुआ है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। गुलशन भी बहुत ईमानदारी से मेरी दुकान पर काम करता था, बहुत ही नेक इंसान था वो। मुझे पता है, इसीलिए मैंने सोचा मधु की शादी के सूट सिलवा लूंगी तो थोड़ा उन्हें भी फायदा हो जाएगा। मधु नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम अकेली आई हो? वो घर में टिकती कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी समझाया करो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। भावना और उसकी मम्मी मधु की शादी के सूट तैयार करने लगती हैं।
सारे सूट सुमित्रा देवी के घर पहुंच गए थे। सूट बहुत ही सुंदर तैयार किए हैं भावना बेटा, तुमने इन पर बहुत ही सुंदर डिजाइन किया है। मधु, देखो तुम्हारी शादी के सूट आ गए हैं। मम्मी, आपको पता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको ठीक लग रहे हैं ना? तो बस अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पार्लर की बुकिंग है, मुझे पार्लर जाना है। मधु, कल शादी है, तुम अकेले पार्लर जा रही हो, किसी को साथ ले जाओ। मम्मी, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। भावना चली जाती है। अगले दिन मधु की शादी थी। सुमित्रा देवी और उनके पति ने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। सुमित्रा देवी ने भावना और उसकी माँ यशोदा को भी शादी में बुलाया था। सब लोग शादी में पहुंच चुके थे, बस इंतजार था तो मधु के मंडप में आने का। पर जैसे ही सुमित्रा देवी मधु को लेने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, वो देखती हैं कि मधु वहां नहीं है। मधु एक चिट्ठी छोड़कर भाग गई थी। तभी भावना वहां से गुजरते हुए सुमित्रा देवी को रोता हुआ देख लेती है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि मधु शादी छोड़कर चली गई है। आंटी जी, मधु का नंबर होगा, आप कहे तो मैं कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। हाँ, मिलाओ तो जरा। भावना मधु के मोबाइल पर फोन मिलाती है। मधु भावना का फोन उठा लेती है। मधु, तुम्हें पता है सब लोग आ चुके हैं, शादी का मंडप तैयार हो चुका है, मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं, लड़के वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ हो? और ये चिट्ठी में क्या लिख कर गई हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी? ये सब क्या है बेटा? ओह मम्मी, ये सच है, मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपने और पापा ने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए अब मैं अपने प्यार के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। मैं अब नहीं लौट सकती। फोन काट दिया, किसी और से शादी कर रही है। मैं क्या जवाब दूं सबको, कुछ समझ नहीं आ रहा। मधु के पिता को भी सारी बात पता चल जाती है। वो गुस्से में भर जाते हैं, पर उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था। लड़के वालों को कमरे में बुलाकर सारी बात बताई जाती है। भावना भी वहीं खड़ी थी। अब एक ही रास्ता है जी, अगर आप लोग मधु की जगह भावना को अपने घर की बहू बना ले। नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। भावना बहुत अच्छी लड़की है, हम इसका भी कन्यादान वैसे ही करेंगे जैसे मधु का करना चाहते थे। समझे जी, मैं जानता हूँ हम गलत है, हमारी बेटी यहाँ से भाग गई है, हमारी इज्जत अब आपके हाथों। मधु के माता पिता रोने लगते हैं। तभी दूल्हा, जिसका नाम आशीष था, वो बोला, मुझे भावना से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। भावना, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? क्योंकि अगर मधु अब वापस भी लौटेगी तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं बूढ़े माता पिता को रुलाकर समाज के सामने उनकी इज्जत गिराकर यहाँ से बिना दुल्हन के चला जाऊं। आंटी जी, अंकल जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर आंटी जी आपको तो पता ही है, मैं और माँ एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं, और आशीष जी आप। भावना ठीक कह रही है सुमित्रा जी, मुझे भी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो वैसे भी भावना की शादी करनी ही थी, और फिर आशीष जैसा होनहार लड़का मेरी बेटी भावना को बहुत खुश रखेगा, ये मैं जान चुकी हूँ। पर भाई साहब, बहन जी, मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ, ये बात सुमित्रा जी जानती हैं। आप जैसे ऊंचे खानदान में। बहन जी, हमें भावना जैसी लड़की अपने घर में बहू मिले, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हाँ बहन जी, हमें भावना बहू के रूप में स्वीकार है। सबकी रजामंदी से कुछ ही पलों में मधु की जगह भावना दुल्हन बनकर तैयार हो गई। भावना ने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बनेगी, पर रिश्ते तो संजोग से मिलते हैं, और शायद भावना के संजोग से ऐसे ही शादी करना लिखा था। यशोदा भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भावना के कारण सुमित्रा देवी के घर की इज्जत बच गई। समाज में उनका मान वैसे ही कायम रहा जैसा था। सुमित्रा देवी अपने पति के साथ मिलकर भावना को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह विदा करती हैं। सबके आशीर्वाद से भावना खुशी खुशी